हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर लवली सूरज सिंह हियर। तो अब हम जो कह रहे हैं एक सिस्टम की सीरीज चलाने वाले, जिसमें मैं सारे 11 देखो ऐसे WHO के अकॉर्डिंग अभी अभी जो रिसर्च है उसमें से 10 है कि हमारे बॉडी में 10 सिस्टम्स काम करती है, पर ऐसे 11 12 13 बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो मैं सारे सिस्टम्स को कंप्लीट कराऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज डे वन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में उतना कुछ लिखने वाला नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, या फिर अगर नहीं तो फिर मैं लैपटॉप में पढ़ाऊंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि अगला लेक्चर आएगा परसों, वो मैं अपने लैपटॉप में पढ़ाऊंगा, क्योंकि लिखने वाला बहुत कुछ और ऐसे छोटे से बोर्ड में लिखने में थोड़ा थोड़ा कंजेस्टेड सा हो जाता है। सी रेस्पिरेटरी सिस्टम जानने से पहले आप ये जानिए कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम वो है जैसे कोई भी अगर प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस में जब हमारे ऑर्गन्स और हमारे पार्ट्स इंक्लूड जाते हैं, दैट्स सिस्टम। जैसे अगर रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। अगर ये रेस्पिरेशन है तो इसमें होगा कि इफ इट इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स लाइक नोज, नसल पैसेज, फारिंक्स, लारिंक्स, लंग्स, फलाना ढिमकाना, ये सब क्या है, फिर ये जो पूरे पूरे कंबाइन होगा, ये एक सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, गैसेस, बहुत सारी चीज जो जितने भी प्रेजेंट है ना इस एनवायरमेंट में, हम वो सब कुछ इनहेल करते हैं। एंड बताऊंगा आगे। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट, कहाँ? टू ऑल द बॉडी पार्ट जहां पे जरूरत है, और वहां से वापस का बैक फ्लो is called respiration. ठीक है, inhalation and exhalation of gases and transportation of it to all the body parts is called respiration. अब respiratory system में क्या होगा? It includes the parts like nose, nasal passage, larynx, pharynx, bronchis, bronchioles, lungs, alveoli, alveolar sac, blood, cell, glucose, ये सब हो जाएगा respiratory system. देखो, system includes all the parts and organs involved in the process. It helps the cell to produce energy. ऑक्सीजन, जैसे हम क्या करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्या होता है कि हम सारे गैसेस को लेते हैं अंदर, उसके बाद ऑक्सीजन जो है, हमारे बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो हमारा बॉडी ऑक्सीजन को रखता है, ऑक्सीजन को ब्लड जो है हेमोग्लोबिन वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो हमारे सेल्स में जाता है और एनर्जी बनाता है, तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है एनर्जी सिस्टम में वर्क करने के लिए, और उसके बाद फिर एनर्जी बनाता है। ये काम होता है ऑक्सीजन का रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का यही काम होता है, मेन काम होता है। हम एक इंडिविजुअल 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेता है। ठीक है, और जैसे एथलीट्स होते हैं उनकी तो लंग्स बहुत ही स्ट्रांग होती है, जैसे हम जैसे एथलीट्स हैं जो दिन में 2 बार 3 बार वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लंग्स बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो उनका ये कम भी हो जाता है। और छोटे बच्चों के छोटे छोटे लंग्स होते हैं, वो बहुत बार सांस लेते हैं, लगभग 25-30 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, इट हेल्प्स द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। कैसे तोड़ता है? इट इज एन कैटाबॉलिक रिएक्शन। रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्यों? एनाबॉलिक में क्या होता है कि एनाबॉलिक में जो चीज है वो जाके मिलके जुड़ के कुछ बनाता है, और कैटाबॉलिक में क्या होता है, कैटाबॉलिक में टूटता है। जैसे कैटाबॉलिक ये क्योंकि इसके जाने से ग्लूकोज टूट रहा है, दैट्स कैटाबॉलिक। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, डाइजेशन जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमंस का क्या है? नोज नहीं है, लंग्स है। ऐसा लगता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, नोज नहीं, वो लंग्स है। एक्वेटिक एनिमल्स अपने गिल से सांस लेते हैं। फ्रॉग क्या है ना, फ्रॉग 3 जगह पे लेता है, एक तो जमीन पे, पानी में, और वो जब एक टेडपोल, जमीन पे, जमीन के अंदर, और पानी में जब वो टेडपोल होता है, तो जब वो जमीन पे होता है तो अपने लंग्स का यूज करता है सांस लेने के लिए। जब सॉइल में होता है, इनसाइड द सॉइल, तो वो स्किन का यूज करता है, स्किन से सांस लेता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लगभग बहुत जगह पे, अगर ऐसे कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने स्किन से भी सांस लेता है, दैट्स फ्रॉग। और फिर जो टेडपोल होते हैं वो बच्चे होते हैं, तो वो अपने गिल से सांस लेते हैं। ठीक है, अब ब्रीदिंग क्या होता है? देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। मैंने सांस लिया, मेरा जो ऑक्सीजन था, ब्लड ने ऑक्सीजन को निकाला सारे गैसेस से, ऑक्सीजन को लेके वो पूरे बॉडी में गया, फिर उसके बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, दैट्स रेस्पिरेशन। मैंने सांस लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, दिस इज ब्रीदिंग। ठीक है, बस द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, और बाकी का जो प्रोसेस होता है कि अंदर ब्लड में गया, ब्लड ने लिया, अल्वेओलर सैक से ट्रांसपोर्ट किया ऑक्सीजन का, उसके बाद फिर लेके पूरे बॉडी में गया, दैट्स रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो अब आगे जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो ब्रीदिंग है वो बस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस है। मैंने सांस लिया, मैंने हवा को अंदर लिया, हवा को बाहर छोड़ा, दैट्स इनहेलेशन। बस दैट्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट्स ब्रीदिंग। बस
ब्रीदिंग और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंस बताने बोले तो बताना कि जो मैकेनिज्म जो पूरा वर्क करता है ना पूरे सिस्टम में, वो रेस्पिरेशन है, पर बस सांस लेना और सांस को छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। अब हम क्या और कितना इनहेल करते हैं? हम नाइट्रोजन इनहेल करते हैं। जितने भी गैसेस एयर में प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो सारे इनहेल करते हैं, पर हमारा बॉडी क्या है, वो उसमें से ऐसे छांटता है और बस ऑक्सीजन को लेके जाता है, क्योंकि ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन ही कैरी कर पाता है। आगे और भी चीजें बताता हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं और भी चीजें लेके जाता है वो। देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना होता है? 78%, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है, हम वही इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन 21% इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इनहेल करते हैं, 0.07% और अदर गैसेज जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है। अब जो गेम है ना वो होता है यहाँ पे, नाइट्रोजन जो हमने लिया वही छोड़ दिया, पर ऑक्सीजन ये जो 4% है, वो 4% हमारी बॉडी रख लेती है, 17% बाहर निकाल देती है, और बाकी के जो बचे हुए 17% होते हैं वो बाहर निकाल देती है। और एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बॉडी रिलीज कर रहा है वो ये है, देखो 0.03% हम लेते हैं और 4.6% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गॉट दैट? अब आपको मैं बताता हूँ कि सी, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो सिगरेट पीते हैं, फूफू, कुछ होते हैं, जैसे मान लो कहीं पे आग जल रहा है, उसमें स्मोक में जाते हैं तो हमें बहुत ही इरिटेटिंग फील होने लगता है, पर हमें तो ये पता है ना कि ब्लड जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन को लेके जाता है, नहीं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा ब्लड वो भी ट्रांसफर करता है। जैसे सी, जो ऑक्सीजन है वो जरूरत है हमारे बॉडी की, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे बॉडी को पसंद है। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बता रहा हूं। ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारी वाइफ है, ओके, या तुम्हारा हस्बैंड है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तुम्हारी क्रश है या तुम्हारा क्रश है। अब क्या हो रहा है, वाइफ तो तुम्हारी भाई जिम्मेदारी है, तुमको उसको लेके चलना ही पड़ेगा, चाहे कहीं घूमने जाओ चाहे कुछ भी करो, हमेशा वाइफ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, देना पड़ेगा और देना चाहता हूं। डिफरेंस है ना, कि मैंने वाइफ को दी प्रायोरिटी कि चलो डेली सुबह शाम घर जाना है तो इसी के पास जाना है, पर वही है कि अगर कार्बन पर कहीं होता ना, कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा, क्रश दिखी, वहीं पे भाई मन अलग करने लगा, भाई ले लूं क्या उसको कर लूं क्या, बात कर लूं क्या, बोल के देखता हूँ क्या हो गया, वाइफ है, उसको थोड़ा साइड करता हूँ, 2 मिनट के लिए साइड कर देता हूँ, उससे छुप के चला जाता हूँ। वो वाइफ है जिससे तुम छुप के अपनी क्रश से बात करने जा रहे हो, वो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी की नीड है, वो काम है हमारे बॉडी का, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, पर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड को पसंद है, इसलिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। इसीलिए हमें इरिटेटिंग फील होने लगता है जब हम किसी कहीं कुछ जल रहा होता है, जब धुआं हमारे बॉडी में जाता है। समझ में आया? ओके। बाकी क्रश व्रश तो भाई रहनी चाहिए। चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि कौन कौन सा जो पार्ट है हमारे बॉडी का वो इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हम पाथवे को समझते हैं कि जो हम ऑक्सीजन का गैसेस का इंटेक करते हैं, पहले तो ऑक्सीजन का इंटेक मत बोलना, कहीं भी ऑक्सीजन का इंटेक मत बोलना, क्योंकि हम सारे गैसेस का इंटेक करते हैं, और जो अंदर जाके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सारे गैसेस के बीच में और सिर्फ ऑक्सीजन को ले जाता है, दैट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बेसिस पे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। जो पाथवे है वो है कि हम सबसे पहले नाक से सांस लिया हमने, नोज, नसल पैसेज जिसे म्यूकस भी होता है, ये जो बाल वगैरह है, म्यूकस क्या फिल्टर करता है वो, ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको यहीं रोक देता है। फारेनिक्स, फारेनिक्स एक ऐसा पार्ट है जो कि फूड में भी, फूड पाइप में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है, ठीक है, ये फूड पाइप में भी इन्वॉल्व है और विंड पाइप में भी, ओके। उसके बाद लारिंक्स, लारिंक्स को ही हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। पहले नोज में गया, फिर नसल पैसेज, नोज, नोज, नसल पैसेज, फारेनिक्स इधर का कहीं का पार्ट होता है, इधर का अंदर, फिर लारिंक्स इधर, ट्रैकिया, ओके, ट्रैकिया यहां से जो जा रहा है, ब्रोंकाई यही है विंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूलियस, एल्वियोली, और मेन जो ट्रांसफर होता है ना, क्या होता है, मान लो ये अल्वियोलीज है, अल्वियोलर सैक, यहाँ ये ब्लड वेसल्स ऐसे अटैच्ड है, यहीं पे इन्हीं दोनों के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अल्वियोले से ब्लड, ब्लड में हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन अब उसे पूरे बॉडी के सेल्स में ले गया, सेल्स में कहा, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, बस दैट्स इट। ये होता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के
सारे पार्ट्स जो कि रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं। पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डायफ्राम। डायफ्राम लंग्स क्या है ना कि अगर मैंने सांस ली तो लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी तो है कि वो उस एयर को होल्ड कर सके, अपने अंदर रख सके, पर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसे वापस बैक फ्लो कर सके। समझ रहे हो? जैसे मैंने ये सांस ली, लंग्स के पास है, लंग्स ने ले ली, अब नीचे एक मसल है जिसका नाम है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है उसका साइज बढ़ता है, एयर अंदर गया, लंग्स का साइज बढ़ा, एक्सपैंड हुआ, तो जो डायफ्राम मसल है ना, ये डायफ्राम मसल ये ऐसे होता है इसे जगह देने के लिए। अब लंग्स के पास इतना ताकत ही नहीं है कि वो वापस से भेज सके गैसेस को बाहर, एक्सेलेशन में वर्क कर सके। तो एक्सेलेशन में कौन वर्क करता है? डायफ्राम। वो नीचे बोलता है ए भाई ए पुश करना पुश करना, तो ये जो ऐसे है अभी ऐसे पुश करता है जिससे कि सारे जो गैसेस हैं वो बाहर आती है। तो डायफ्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने बहुत क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो कोई एक्सटर्नल इंजरी दिखती ही नहीं है, पर वो मर जाता है। कैसे? उसका डायफ्राम ब्रेक हो जाता है, एक मसल है जो ब्रेक हो जाता है। उसको सपोज मान लो यहाँ पे लग गई चोट, तो डायफ्राम ब्रेक हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि सांस वो बाहर आ ही नहीं पाएगा, गैसेस बाहर आ ही नहीं पाएंगी। उसके वजह से क्या होगा कि वो इंसान सांस ही नहीं ले पाएगा, तो मर जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या होता है? प्रेग्नेंट वुमेन्स में डायफ्राम नीचे चला जाता है बिल्कुल, बेबी के लिए, बेबी को जगह देने के लिए डायफ्राम बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो डायफ्राम का काम उसके उनके रिब्स करते हैं, ये पसलियां वापस ऑक्सीजन को, गैसेस को बाहर भेजना, वो उनके रिब्स करते हैं। ठीक है। सी रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं हमारे बॉडी में। एक तो पूरी जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, एक इंटरनल प्रोसेस होती है। एक्सटर्नल यानी कि ये मैंने सांस लिया, अंदर गया, लंग्स तक गया, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन वहां से क्या होगा? अल्वियोली से क्या होगा? ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल्स में जाएगा, सेल से प्रोडक्शन होगी एनर्जी की, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। उसमें मैंने पार्ट्स लिखा। पिछले में क्या हुआ था? पिछले जो मैं बता रहा था ना पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, उस पाथवे, उसमें लंग्स रह गई थी, तो मैंने लंग्स लिख दिया। सी नोज, पहले हमने नाक से सांस लिया, नसल पैसेज, फार्निक्स, लार्निक्स। फार्निक्स क्या था? जो कि फूड पाइप और विंड पाइप दोनों में होती है। लार्निक्स वॉइस बॉक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, लंग्स और अल्वियोली। ये जो है यहाँ तक क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। इंटरनल रेस्पिरेशन में अल्वियोली टू ब्लड, ब्लड टू सेल, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में दो ही है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब देखो, अब क्या होता है कि एक जो टाइडल वॉल्यूम, टाइडल कैपेसिटी है ना, इसको हम कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये कितनी होती है हमारी? 6000 मिलीलीटर। सपोज 6 लीटर के बॉटल में जितनी गैसें आ जाएंगी उतनी हमारे बॉडी के लंग की टोटल कैपेसिटी होती है। और हम जो एक बार में लेते हैं, तो एक बार में हम कितनी सांसें लेते हैं? टाइडल वॉल्यूम, सॉरी ये वाइटल कैपेसिटी होगी। ओके, वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी? जो टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 मिलीलीटर, और टाइडल वॉल्यूम विल बी, हम एक बार में जो एक बार में ले 500 मिलीलीटर, जो 500 मिलीलीटर, आधे लीटर की बॉटल में जितनी गैसेस आएंगी वो। अब इसे नापते कैसे हैं? जो वाइटल कैपेसिटी उसे नापते हैं हम स्पायरोमीटर से। ओके, तो देखो ये था आज का हमारा लेक्चर, बस इतना कुछ नहीं है। नोट्स मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे डाइजेशन के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।